भेजिए, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हमारी बहन कुंवारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी बहन कुंवारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी बहन कुंवारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हमारी बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हमारी बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हमारी बहन जी आप आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। भारत की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है। भारत की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है। भारत की मजबूरी है। बहन जी जरूरी है। हमारी बहन कुंवारी मायावती जी जिंदाबाद, हमारी बहन कुंवारी मायावती जी जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, इस देश के गरीबों की मसीहा, सर्व समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक, हम सबकी लोकप्रिय नेता माननीय बहन कुंवारी मायावती जी हमारे बीच में पधार चुकी हैं। मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता श्री आनंद कुंज जी आए और माननीय बहन जी का सोने का मुकुट देकर के उनका स्वागत करें। श्री आनंद कुंज जी। बहन कुंवारी मायावती जी जिंदाबाद। अब मैं पूर्व में मेयर का चुनाव लड़ चुकी श्री अर्चना निषाद जी, श्री नारायण सिंह निषाद जी वो आए और अपनी नेता माननीय बहन जी का चांदी का मुकुट देकर के उनका स्वागत करें। सम्मानित साथियों, अब मैं आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, सर्व समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक माननीय बहन कुंवारी मायावती जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे बीच में हम लोगों को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय बहन कुंवारी मायावती जी। बीएसपी की इस चुनावी हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में वे यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान को जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ
कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने में व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अर्थात अधिकांश पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इस संबंध में यहाँ मैं खास तौर से पार्टी के जो कार्यकर्तागण हैं या समर्थक हैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को वैसे ये मालूम है, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि बीएसपी जब से बनी है तब से हमारी पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं की खून पसीने की कमाई की मेहनत के पैसे से, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से या मेरे जन्मदिन के मौके पर थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर या मेंबरशिप के जरिए जो भी पैसा इकट्ठा होता है उससे पार्टी के संगठन को चलाती है और उसी से ही चुनाव आदि भी लड़ाती है। लेकिन हमारी पार्टी ने आज तक किसी भी धन्ना सेठ से या पूंजीपति से दूसरी पार्टियों की तरह एक भी पैसा हमने पार्टी संगठन को चलाने के लिए या चुनाव आदि लड़ाने के लिए नहीं लिया है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में बॉन्ड की जो रिपोर्ट आई है और उसका मीडिया में जो खुलासा हुआ है, तो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर अधिकांश पार्टियों ने बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से उन्होंने पैसा लिया है चुनाव के दौरान और अभी भी लिया है। और अब एक दूसरे को बता रहे हैं तो किसने कितना अंबानी से पैसा लिया है,
कितना अडानी से लिया है, कौन कितना एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट आई है, जो बॉन्ड की रिपोर्ट का खुलासा हुआ है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि बीएसपी को छोड़कर तो सभी पार्टियों ने बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से पैसा लिया है। उसी पैसे से ये संगठन चलाते हैं, उसी पैसे से ये चुनाव आदि लड़ाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया है, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इसलिए हमारी पार्टी तो हर साल पार्टी के संगठन को चलाने के लिए, और हर साल किसी न किसी राज्य में असेंबली का चुनाव होता है, हर 5 साल में पार्लियामेंट का चुनाव होता है, तो चुनाव लड़ने के लिए, संगठन को चलाने के लिए हम मेंबरशिप के जरिए, और मेंबरशिप के साथ साथ मेरे जन्मदिन के मौके पर हमारी पार्टी अपने लोगों को यही कहती है, कार्यकर्ताओं को, कि मुझे कोई कीमती तोहफा आदि देने के बजाय जो लागत उस पर आती है खरीदने पर, वो पैसा सीधा आप प्रदेश कार्यालय या केंद्रीय कार्यालय में जमा कराएं। तो इस तरीके से हम लोग अपनी पार्टी को कैडर के जरिए, कैडर कैंप के जरिए, कैडर के जरिए अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाते हैं, और उसी के बलबूते पर चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है। इसके साथ ही अब और इतना ही नहीं, इसके साथ ही जब यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब राज्यसभा का या विधान परिषद का चुनाव होता है तो दूसरी पार्टियां ज्यादातर धनवानों को टिकट देती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी धनवान को राज्यसभा में या विधान परिषद में नहीं भेजा है। ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हम कार्यकर्ता को राज्यसभा में और विधान परिषद में भेजते हैं। तो आपके कानपुर मंडल में ही श्री भीमराव अंबेडकर जो इटावा औरैया के रहने वाले हैं, तो ये कोई धनवान नहीं है, इनको भी हमने राज्यसभा में इनको भी हमने विधान परिषद में भेजा है। पहले राज्यसभा में भेजना चाहा, कामयाब नहीं हो पाए, फिर हमने इनको एमएलसी बनाया, विधान परिषद में भेजा। और नौशाद अली भी कन्नौज के रहने वाले हैं, तो इनको भी हमने एमएलसी बनाकर भेजा। हमने किसी धनवान या पूंजीपति को हमने एमएलसी या राज्यसभा में नहीं भेजा है। दूसरी पार्टियां धनवानों को तलाशती हैं, पूंजीपतियों को तलाशती हैं, लेकिन हम वर्कर को तलाश कर तो उसको हम राज्यसभा में और एमएलसी में भेजकर फिर उनके जरिए और भी कार्यकर्ताओं के जरिए फिर हम पार्टी और मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ ही यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अब पिछले कुछ वर्षों से चल क्या रहा है कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में होती है तो वो जांच एजेंसियों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करती है, और जब बीजेपी होती है तो वो भी दुरुपयोग करती है। ये भी आप लोगों को मालूम है, और इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी अब केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं, और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। हमारी पार्टी की सरकार ने यूपी में जो हमारे किसान भाई हैं उनको खेती करने के लिए समय से सस्ते साधन उपलब्ध कराए और उनके फसल का भी उन्हें उचित दाम दिया है, जो अब बराबर नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही
वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो रहा है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो ये जो व्यवस्था थी पदोन्नति में आरक्षण की, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दी थी। और जब इसको प्रभावी बनाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर मैं राज्यसभा के सदस्य थी, तो जब संशोधन बिल लाया गया तो कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों की मिली भगत से तो समाजवादी पार्टी को आगे करके और सपा ने इसमें काफी खराब रोल अदा किया। ये बिल इस पार्लियामेंट के अंदर फाड़ दिया था और इस बिल को पास नहीं होने दिया था। मैं दलित वर्ग के लोगों से पूछना चाहती हूँ, खासकर कर्मचारियों से, कि क्या आप ऐसी पार्टियों को, कांग्रेस, बीजेपी, सपा को, क्या ऐसी पार्टियों को जो आपके आरक्षण के खिलाफ है, उनको क्या आप वोट देना चाहेंगे? मेरे ख्याल बिल्कुल नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, अंग्रेजों के जाने के बाद जब देश में पहली सरकार बनी थी, स्वतंत्र भारत में पहली सरकार बनी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले लॉ मिनिस्टर बने, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि एससी व एसटी वर्गों के लोगों को जो मैंने आरक्षण दिया है जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए, उसका पूरा लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है, इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। अति पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए उन्होंने कमीशन बैठाने की बात की, लेकिन उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को नहीं माना और नतीजा क्या हुआ, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ा। आज किस मुंह से कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि हम आरक्षण के हिमायती हैं? यदि आरक्षण के हिमायती होते, दलितों के अधिकारों के हिमायती होते, पिछड़ों के हिमायती होते, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा नहीं देना पड़ता। आज आरक्षण के नाम पर सभी पार्टियां दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के वोटों को बनाने में लगी है। मैं दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये सारी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि आपको ये आरक्षण आगे भी मिलता रहे और संविधान का, भारतीय संविधान का ये लाभ, संविधान में जो भी आप लोगों को सुविधाएं मिली है उसका लाभ ये नहीं देना चाहती हैं। तो संविधान के हिसाब से ना तो कांग्रेस ने कभी इन वर्गों को लाभ दिया, ना बीजेपी ने, और सपा तो इनसे कई कदम आगे बढ़कर निकली। जबरदस्त ये दबे कुचले लोगों के खिलाफ पार्टी है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न
आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंसाई हो गया है। आए दिन इन पर यानी कि अक़लियत समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुर्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। अपर कास्ट समाज में से विशेषकर जो ब्राह्मण समाज है पूरे यूपी में इनकी भी काफी तादाद है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो समाजवादी पार्टी की भी सरकार ने ब्राह्मण समाज का हर स्तर पर उत्पीड़न किया है। वर्तमान में बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी की सरकार में भी ब्राह्मण समाज का हर स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है। आपके कानपुर मंडल में तो काफी इनका उत्पीड़न किया गया है। ब्राह्मण समाज काफी दुखी है, गरीब लोग तो दुखी है ही अपर कास्ट समाज में, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज दुखी है। इनके गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं, अर्थात सत्ता में आने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के
बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई वे कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में मैं खासकर ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री राशन आदि दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। लेकिन इसके एवज में, इसके बदले में ये लोग करते क्या हैं, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, जब चुनाव होता है, अब पार्लियामेंट के चुनाव में भी जब चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान खासकर बीजेपी व इनके नेतागण, आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस व इनके नेतागण क्या कहते हैं गांव-गांव में जाकर कि बीजेपी की केंद्र की सरकार ने तो आपको फ्री में राशन दिया है, तो आपको इसके बदले में अपना वोट बीजेपी को देना चाहिए। आपने बीजेपी का नमक खाया, सरकार का नमक खाया है, इसको अदा करना चाहिए। लेकिन मैं गरीब लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आपको जो फ्री में थोड़ा घना राशन दिया जा रहा है, तो ये बीजेपी ने कोई फ्री में आपको नहीं दिया है। आपने कोई उनका नमक नहीं खाया है, बल्कि आप लोग जो टैक्स देते हैं, तो टैक्स से जो पैसा सरकार के पास जाता है, उस पैसे से आप लोगों को ये फ्री में राशन दिया जा रहा है। ये मेहरबानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नहीं है, ये आपका ही पैसा है। आपका पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है, उस पैसे से आप लोगों को राशन दिया जा रहा है। ये आपका ही नमक है, ये बीजेपी का नमक नहीं है, किसी और का नमक नहीं है। और वैसे भी इनके जो गरीब लोग हैं, इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले कुछ वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। खासकर हिंदुत्व की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। अन्य अकलियत समाज के लोगों के ऊपर भी कोई जुल्म जाति नहीं होने दी जाएगी। मुस्लिम समाज के लोगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ये भी मैं मुस्लिम भाइयों को बताना चाहती हूँ। और ये सब हमने अपने यूपी के रही सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। और अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में
केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश, क्षेत्र एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दल या अन्य विरोधी पार्टियों को भी न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ये सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यह पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से जिताने में लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात अकबरपुर जो लोकसभा की सीट है, तो अकबरपुर लोकसभा की सीट से हमारी पार्टी ने ब्राह्मण समाज से श्री राजेश कुमार द्विवेदी को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो पूरे जी जान से आपके क्षेत्र में लगे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब ये कामयाब हो जाएंगे तो आपके क्षेत्र का पूरा ध्यान रखेंगे। जो पूर्व में या वर्तमान में जो अभी बीजेपी का जो सिटिंग एमपी है, उससे आप यहाँ की जनता काफी ज्यादा दुखी है, उससे आप लोगों को काफी उसके हारने की वजह से, और हमारा जब कैंडिडेट जीत जाएगा तो आपको काफी राहत मिलेगी, इस क्षेत्र की जनता को काफी राहत मिलेगी। कानपुर शहर लोकसभा की सीट से हमने श्री कुलदीप भदौरिया को चुनाव के मैदान में उतारा है। हमने ये क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखते हैं, हमने सर्व समाज को इस चुनाव में मौका दिया है चुनाव लड़ने का। तो ये भी आपके इस शहर की जो सीट है कानपुर, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं, हमारे वर्कर भी जा रहे हैं। तो सब लोग इन सब पार्टी के, हमारी पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता इन दोनों को जिताने में पूरे जी जान से लगे हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन या अपने
यहाँ अपने बीएसपी के इन दोनों प्रत्याशियों को अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाना है, इनको जरूर पार्लियामेंट के अंदर जिताकर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।